मित्रों और विद्यार्थियों को एक बार फिर नमस्कार। मैं नवनाथ मिश्र आज आपके बीच लेकर के आया हूं एक अत्यंत ही ज्वलंत विषय, और यह विषय है ब्राह्मणों पर लगते आरोप और आक्षेप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके तहत कहा है कि भारत में जातियों को बांटने का कार्य ब्राह्मणों ने किया या पंडितों ने किया। डायरेक्ट उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक यही बात अगर आप देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी करते हैं, ऐसी ही बात वामपंथी भी करते हैं और ऐसे ही बात लिबरलिस्ट भी कहते हैं। खैर, आरएसएस लिबरलिस्टों की ही एक शाखा है। मैं शुरू से ही आपके बीच में यह बात रखते चला आया हूं कि अंबेडकर और सावरकर तथा जीना तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और तीनों ही ब्रिटिश एंग्लो अमेरिकन जो कैपिटलिज्म है उसके एजेंट हैं और उनके हितों को साधने का यह पूरा प्रयास करते हैं। ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रति इनका आकर्षण बहुत पुराना रहा है। अगर इनमें से अंबेडकर को थोड़ा साइड कर ले तो अंबेडकर कुछ हद तक गरीबों और किसानों के पक्षकार रहे, या इन सावरकर और जीना की तुलना में उनका व्यक्तित्व थोड़ा बेहतर रहा। फिर भी हम इन सबको एक ही कैटेगरी में मानेंगे यदि जब बात ब्राह्मण या हिंदू सनातन धर्म के विरोध की आती है तो। अब प्रश्न है कि क्या ब्राह्मणों ने बांटा, जो जैसा कि अंबेडकर कह रहे हैं, जैसा कि सावरकर कह रहे हैं, या जैसा कि ये संघी कह रहे हैं। और देखा जाए तो इन संघियों के पीछे आज के दौर में एक बड़ा समर्थक ब्राह्मणों का है जो इनको अपना मसीहा मान बैठता है। मैं शुरू से ही इन ब्राह्मणों को समझाते आया हूं कि संघ कभी भी ना तो तुम्हारा हुआ है और ना ही हिंदू सनातन धर्म का हुआ है। यह हमेशा से ही पूंजीवाद को हिंदुत्व के खोल में बेचते चले आए हैं। पूंजीवादियों का हित सधता है और हिंदुओं को केवल जीना की टोपी का झुनझुना पकड़ाया जाता है। फिर भी मेरी बात को ना तो शायद मेरा कोई विद्यार्थी समझता है, अगर कुछ प्रतिशत रिसर्च स्कॉलर्स को अगर छोड़ दे तो, और ना ही आम आदमी को यह बात समझ में आती है। आम आदमी को ऐसा लगता है कि मैं उन्हें हिंदुत्व या धर्म के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहा हूं, और बड़ी आसानी से हिंदुत्व के खोल में एंग्लो अमेरिकन पूंजीवाद बेचा जाता है और बोरिस जॉनसन का एजेंट अडानी भारत के खजाने को खाली करता हुआ यूरोप और स्विफ्ट को ट्रांसफर करता है। खैर, इन मुद्दों पे मैं बहुत पहले बोल चुका हूं, बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूं, और यहां तक कि एलआईसी के घाटे को मैंने सितंबर में उठाया था, जबकि हिंडनबर्ग अब उसको लेकर के आ रहा है। आप सभी मेरे पेज को देख सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं ब्राह्मणों से जुड़े हुए मुद्दे को कि क्या वास्तव में ब्राह्मण इतने बुरे हैं कि जिन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया, और या फिर कि क्या ब्राह्मणों को ये सभी जितने भी चिंतक हैं, चाहे अंबेडकर हो, चाहे सावरकर हो, चाहे ये सावरकर और अंबेडकर की जो एजेंट सलावी है, ये जैसा कि ब्राह्मणों को दिखाने का प्रयास करते हैं, ब्राह्मणों की छवि को नेगेटिव बताने का प्रयास करते हैं, क्या सारे ब्राह्मण उसी नेगेटिव छवि के हैं? तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि ब्राह्मण किसी एक होमोजीनियस समूह या समुदाय का नाम नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में एक हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है। इसमें अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। ब्राह्मणों को किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ब्राह्मणों की कई कैटेगरीज है। अगर हम इसको औपचारिक तौर पे समझेंगे तो इसका जिक्र मैंने आपको जब विकास दुबे की हत्या हुई थी तो उसी दौरान कही थी। आज मैं इस लेक्चर में, या लेक्चर ना होकर के एक सामान्य सामाजिक मुद्दा है, इसको मैं केवल कैजुअल श्रेणी में ही ब्राह्मणों को बांटने का प्रयास करूंगा। सामान्यतः ब्राह्मण 4 कैटेगरी के होते हैं और अब हम इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, और कुछ अच्छे होते हैं, और कुछ इतने महान हैं कि जिन्होंने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और वैदिक सनातन को संभाले रखा है, और उन्हीं ब्राह्मणों के पीछे संपूर्ण हिंदू संस्कृति की निगाहें गड़ी हुई होती हैं। तो हम इस कैटेगरी की जरा सा चर्चा कर लें, तब आप ये स्पष्ट करिएगा कि क्या वास्तव में सारे ब्राह्मण बुरे होते हैं, या वास्तव में सारे पंडित खराब होते हैं, जैसा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहा है, या फिर यह ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एजेंट संघी मोहन भागवत बोल रहा है। तो जब इन ब्राह्मणों की 4 कैटेगरियों का मैंने विभाजन किया है तो केवल एक औपचारिक विभाजन ना होकर के अनौपचारिक विभाजन किया है कि सामान्य रूप से आम आदमी को समझ में आ जाए। तो ये 4 श्रेणी के ब्राह्मणों में सबसे पहले आते हैं निम्न कोटि के ब्राह्मण। ये प्रायः गांव में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरी में आते हैं मध्यम कोटि के ब्राह्मण,
तीसरे में आते हैं उच्च मध्यम श्रेणी के ब्राह्मण, और चौथे में आते हैं वह श्रेष्ठ ब्राह्मण, दार्शनिक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, नैतिक ब्राह्मण, जिनके ऊपर पूरे सनातन धर्म की नींव टिकी हुई है। तो इनकी पहचान कैसे करें, इसको जरा सा हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों पर। निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों की दो कैटेगरीज हैं। एक है बिल्कुल निचली कैटेगरी, दूसरी है क्रीमी लेयर कैटेगरी। तो जब हम सबसे निचली कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें आते हैं वे दरिद्र ब्राह्मण, जिनके बाप दादा भी दरिद्र रहे हैं, गांव में रहते हैं ये लोग, इनके बच्चे भी दरिद्र हैं, और ये अखंड भारत का सपना देखते हैं। मोदी और योगी के पीछे और आरएसएस के पीछे जय श्री राम का नारा लगा करके हिंदू हितों का समर्थन करते हैं। चौराहे पर जाकर के 2 पैक मार करके सो जाते हैं। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता आदि में ये दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं। ना इनका कोई भूत था, ना कोई वर्तमान है, और ना ही इनका कोई भविष्य होना है। ये मजदूरी करके किसी भी तरीके से आते हैं, अपने बेटी बहनों की शादी करते हैं, फिर कर्जे में लदते हुए चले जाते हैं दिल्ली बंबई मजदूरी करने, और सुबह जय श्री राम के नारे, रात को 2 पैक मारे और चुपचाप जाकर के अपनी झोपड़ी में या अपने टपकते हुए छत के नीचे सो जाते हैं घर की। तो ये ब्राह्मण, क्या आपको लगता है कि इसने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, या यह वर्ण व्यवस्था का समर्थक वर्ग है जिसकी खुद की अपने जीवन का कोई महत्व नहीं है? यह दलित के यहां भी श्रमिक हो चौकीदारी कर लेता है, यह ओबीसी के यहां भी चौकीदारी कर लेता है, यह किसी भी जाति के आगे हाथ जोड़ करके नमन करते हुए, रिक्शा चलाते हुए अपने पेट की परवरिश करता है। तो इस ब्राह्मणों ने तो जाहिर सी बात है नहीं बांटा होगा। इसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होती है। बेटी का भी धन खा लेता है इस कैटेगरी का बाप, बेटे का भी धन खा लेता है। कोई नैतिकता, कोई धर्म और संस्कार से इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। केवल बस यह एक सिंबॉलिक ब्राह्मण होता है। तो इस ब्राह्मण ने तो जाहिर सी बात है नहीं नुकसान किया होगा। शहरी क्षेत्र में भी मजदूरी करते हैं, जय बजरंग बली शब्द के साथ लोगों का अभिवादन करते हैं, जय श्री राम शब्द के साथ लोगों का अभिवादन करते हैं। थोड़ी लंबी चिरकी 2-4-10% रखे हुए होंगे। बौद्धिक स्तर बिल्कुल निम्न श्रेणी का इनका होता है। बस इनको यही चीज समझ होती है कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो पूरा देश मियां मियां हो जाएगा, और इसी के पीछे ये मोदी और योगी के पीछे जान छिड़कते हैं। तो इन ब्राह्मणों ने तो वर्ण व्यवस्था को नहीं बांटा होगा, क्योंकि ये दलित के साथ भी दारू पीते हैं कच्ची, ये ओबीसी के साथ भी पीते हैं, ये जाति व्यवस्था से ज्यादा हिंदू धर्म के हित की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणों की यह कैटेगरी क्या आपको लगती है कि जातिवादी है, या इसके जातिवादी होने का समाज पे कोई बड़ा प्रभाव पड़ता है? तो शायद मुझे तो नहीं दिखाई देता। अब हम निम्न श्रेणी के उच्च कैटेगरी में आते हैं। जब निम्न श्रेणी के उच्च कैटेगरी में आते हैं तो इसमें वे हैं जिनको बाप दादा से थोड़ी बहुत खेती बाड़ी मिली हुई होती है। ग्रामीण फील्ड के ये लोग भी होते हैं। ये लखपाल होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, प्राइमरी के मास्टर होते हैं, सहायक मास्टर होते हैं, कचहरियों में नोटरी बनाने वाले ये वकील होते हैं, या फिर शहरी क्षेत्र में जो नौकरी करने निकले रेलवे के क्लर्क, सेना के क्लर्क, या फिर सचिवालयी नौकरियां करते हैं। तो ये निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों की उच्च कैटेगरी है। ये दिमाग से बिल्कुल कुंद होते हैं। इनके लिए केवल इंफॉर्मेशन इज नॉलेज होता है। ये सुबह जय श्री राम के नारे लगाएंगे, रात को एडल्ट फिल्में देखेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। इनके 50 से 60 वर्ष की कैटेगरी के जो क्लर्क होते हैं या फिर वकील होते हैं स्थानीय, उसमें लखपाल सेक्रेटरी होते हैं, इनकी स्थिति यह है कि ये अपने पत्नियों पे शक करते हैं। सुबह जय श्री राम के नारे लगाएंगे, हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, अपनी पोटेंशियलिटी पे भरोसा नहीं होगा। चरित्र के ये बिल्कुल गिरे हुए होते हैं कि ट्रेनों में भी रामचरितमानस पढ़ेंगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और जैसे ही 17-18 साल की लड़की को देखेंगे तो एक्सरे की तरह उसके पूरे फिगर को एनालाइज कर ले जाएंगे। तो ये इनका नैतिक चरित्र है। अब इनके आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, चालाकियों की, तो यह गांव में बैठ करके यह सेक्रेटरी और लखपाल अपने पटदार के भोले भाले जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको लड़ाता है, उनसे अपने हितों की साधने की कोशिश करता है, दलितों से मुकदमे लड़ता है, दलितों की जमीन कब्जा करने की कोशिश करता है, किसी सीधे साधे मासूम हिंदू को
फंसाता है, उसकी जमीनों को हड़पने की कोशिश करता है, दारू पिलाकर जमीन लिखवाने की कोशिश करता है। तो यही तो एक ब्राह्मणों की निम्नतम कैटेगरी है जो मोदी और आरएसएस की समर्थक है। तो अब प्रश्न है कि वास्तव में क्या इसी ब्राह्मण ने बांटा? क्या संपूर्ण ब्राह्मण जाति को केवल इन्हीं ब्राह्मणों से कैलकुलेट कर लेना चाहिए? इन्हीं ब्राह्मणों के आधार पर हम संपूर्ण ब्राह्मण जाति को बदनाम कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। मानता हूं कि इस ब्राह्मण के लिए केवल बस एक इंफॉर्मेशन इज नॉलेज होता है। इसकी अधिकतम नौकरी की सीमा सरकारी स्कूल के प्राइमरी मास्टर से लेकर के इंटर कॉलेज की प्रवक्ता तक होती है। गांव में यह कूटनीति करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करता है या जीन्यूज ही इसके ज्ञान का स्रोत है। इसके अलावा कोई एनालिटिकल अप्रोच नहीं होता है। सरकारी नौकरियों पर इसका सीधा भरोसा होता है और यह किसी की इज्जत भी करता है तो अपने से बड़े श्रेणी के सरकारी अधिकारी की, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम की करता है, जिससे कि यह अपने स्वार्थ की पूर्ति कर पाए। बाकी इसके सामने अगर कोई बर्कले यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी बैठा होगा तो ये इसको तवज्जो नहीं देने वाला, क्योंकि वह सरकारी नौकर नहीं होता है। इन किन प्रकार इस कैटेगरी के लोग केवल डिग्री लेकर के, बीटीसी कर करके, बीएड कर करके, टाइपिंग सीख कर करके क्लर्की और सिपाही की नौकरी करने में ही ये भरोसा करते हैं और ये अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको मिल जाएंगे शहरी क्षेत्रों में भी, बाग बागीचे में ये अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ते हुए और 16 से 18 साल की लड़कियों को घूरते हुए इनके 50-60 साल के बुजुर्ग इस कैटेगरी के। और ईगोइज्म इतना इनके ऊपर हावी होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि बर्कले यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आ जाए तो उसकी रेस्पेक्ट ना करें, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर भी आ जाए तो उसकी रेस्पेक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकर नहीं होता तो इनकी नजर में बुद्धिमान नहीं होता है। इनके सारा ज्ञान का स्रोत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है। अगर उसमें भेज दिया गया है कि 2011 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए कम्युनल वायलेंस बिल पास हुआ तो ये मान लेंगे। ये तो इनके खोपड़ी का कुंद लेबल होता है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी किसी बड़े विद्वान से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है और ये गांव के चाणक्य के रूप में खुद को स्थापित करते हैं या शहरी मोहल्लों में ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इनको पता होता है कि अगर सरकारी नौकरी मुझे नहीं मिली होती तो शायद मैं मजदूरी भी करके अपने परिवार की पेट परवरिश नहीं कर पाता, क्योंकि दिमाग का तो मैं पैदाइशी कुंद रहा हूं। मेरे लिए केवल इंफॉर्मेशन इज नॉलेज है। तो ये सोफिस्टिकेटेड लेबर क्लास चालाक टाइप के लोग हैं। तो बस यही एक ब्राह्मणों की बुरी कैटेगरी है। तो अगर यही संपूर्ण ब्राह्मणत्व है, आप अगर समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। तो खैर, अब हम आते हैं मध्यम श्रेणी के ब्राह्मणों की कैटेगरी पर। ध्यान रखेंगे, इन श्रेणी के लोगों से हमेशा सावधान रहिए। जो मैंने निम्न श्रेणी के उच्च कैटेगरी के ब्राह्मण बताया कि जो टीकाधारी हैं, चिरकीधारी हैं, 50-60 साल के या रिटायर हो गए हैं और 17-18 साल की लड़कियों का एक्सरे कर देते हैं अपनी आंखों से देख करके। ऐसे चरित्रहीन लोग से औरतें भी सावधान रहिए। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं है, केवल निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं और किसी भी हालत में इनका पैसा कमाना सपना होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, इनके परिवार और रिश्तेदार की औरतें भी। तो अब हम आते हैं मध्यम श्रेणी के ब्राह्मणों के ऊपर। जब हम मध्यम श्रेणी के ब्राह्मणों की बात करते हैं तो इसकी दो सब कैटेगरीज हैं। सबसे निचली कैटेगरी है लैपटॉपिया मजदूरों की सब कैटेगरी। ये लैपटॉपिया मजदूर कौन है? तो ये प्रायः निचले स्तर के अधिकारी वर्ग हैं। पीसीएस कैटेगरी के अधिकारी हो सकते हैं, निचले स्तर के लोअर श्रेणी के आईएएस अधिकारी या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं सरकारी विभागों में, या फिर प्राइवेट फर्मों में 70 या 80 हजार की नौकरी करने वाले ये लिबरलिस्ट मजदूर हैं। ये प्रायः उन्हीं माँ बाप, उन्हीं पिताओं के लड़के हैं जो कि टीका लगाकर सुबह रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे और रात को भक्ति फिल्में देख करके सो जा रहे थे, या एडल्ट फिल्में। यानी ग्रामीण परिवेश के लखपाल, क्लर्क, प्राइमरी मास्टर, इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं के जो इगोइस्ट रहे हैं ग्रामीण संस्कृति के, उनके ये बच्चे हैं जिन्होंने अपने पटदारों से लड़ झगड़ करके या दूसरों का शोषण करके किसी तरीके से इनको पढ़ाया। तो बाप दादाओं से इनकी कैटेगरी अलग कैसे है? तो ये प्रायः इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, लिबरलिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं। भोजपुरी या अवधी संस्कृति पे इनकी कोई स्पष्ट आस्था नहीं होती है। कांग्रेस की सरकार आते ही ये सेकुलर हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार आते ही ये राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेते हैं। यानी मीडिया की दिशा जिस तरफ बहेगी उसी तरफ
इनकी भी सोचने की दिशा बढ़ती है, यानी कि ये बहुमत के नियम पर चलते हैं। ये भी दिमाग के कुंद होते हैं, बस इनको भय होता है कि कोई इनको इंसल्ट ना कर दे और इनका ईगो हर्ट ना होने पाए। नेक्स्ट, अब इनका नैतिक चरित्र कैसा होता है? तो ये अपने भाई बहनों को दो कपड़ा देना पसंद नहीं करेंगे यदि सक्षम नहीं है भाई बांधव तो, लेकिन ये पूरी की पूरी संपत्ति ससुराल वालों के पक्ष में बनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ससुराल के प्रति इनका अटैचमेंट बहुत तगड़ा होता है। इनका और कल्चर क्या पाया जाता है? सामाजिक नौकरी पेशे का कल्चर, कि नौकरी में आते ही ये पति पत्नी सबसे पहले लोनिंग पे मकान लेते हैं, लोनिंग पर कार खरीदते हैं और अपने आप को वीआईपी दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। सरकारी विधियों पे इनका पूरा भरोसा होता है। कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाए ये उसका विरोध नहीं करते नजर आते हैं। जैसे कि 377 हटा कि समलैंगिकता को विधिक अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया। 497 एक्ट हटा जिसके तहत कोई किसी की पत्नी के साथ जाए तो वह विधिक अपराध नहीं होगा। तो ये उसी खुले समाज के लोग हैं। आजकल ये खासकर राष्ट्रवादी बने हुए घूम रहे हैं और ऐसे नमूनों के डीपी पर आप उस बाबा बागेश्वर के पंडा की तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई नेचुरल सेंस नहीं होता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये टेक्निकल मजदूर डील होते हैं। इनको एजुकेटर के तौर पे वनडे वाला वो खान पसंद आता है, उसकी वीडियो शेयर करते मिल जाएंगे। और इसको बिजनेस का जो इनोवेटिव नॉलेज है टाटा बिरला आदि से नहीं मिलता है, बल्कि विवेक बिंद्रा जैसे लोगों से होता है। यानी इनकी भावनाओं को कोई भी आसानी से खेल सकता है। बाकी ट्रस्ट मी जानू पर विश्वास करते हैं, यानी अपनी पत्नियों के प्रति ये दिखावा ज्यादा करते हैं। इनकी पत्नियां भी इनके प्रति ट्रस्ट मी जानू वाला दिखावा ज्यादा करती हुई नजर आती हैं। खैर बाहर दोनों के अपने अपने फ्रेंड्स होते हैं। पति से वो ज्यादा इनके प्रति वफादार होते हैं और ये उनके प्रति वफादार होती हैं। हालांकि पति से मिलते वक्त अपने उस रिश्तों को तुरंत इग्नोर कर देती हैं। पार्कों में बच्चों के साथ ये इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे और वाइफ चाइल्ड दोनों ही जो उस पार्क में दूसरा देशी लोग अगर आ रहे हैं तो उनके प्रति एक नकारात्मक फ्रस्ट्रेटेड छवि इनकी आप देख सकते हैं, उनके प्रति नेगेटिव व्यवहार देख सकते हैं। ये लोग अंतरजातीय विवाहों में भी भरोसा करते हैं। इन लोगों का कोई स्पष्ट रिश्ता नाता चरित्र होता नहीं है। कभी ये मंदिर वगैरह के दर्शन जाते भी हैं तो केवल प्रमोशन के लिए जाते हैं, नहीं तो बॉस के दरबार में जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आजकल ये नए नए जो कट्टर हिंदू उभरे हैं, अंतरजातीय विवाह वाले, वाइफ चाइल्ड प्लॉटी डॉगी वाले, इससे तो इन लैपटॉपिया मजदूरों से मोदी जी को खतरा तो होने वाला नहीं है और योगी जी को भी खतरा होने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है अंतर जातीय विवाह वाली यह ओपन सोसाइटी जो दिल्ली को दिल्ली बोलती हुई नजर आती है, अपने आप को रिजर्व रखती है, यह तो किसी भी रूप में किसी जाति व्यवस्था को जन्म नहीं देगी। और हर युग में इस तरीके की भी कैटेगरियां मौजूद रही हैं जो सत्ता के साथ हमेशा समीकरण बनाए रखने पर विश्वास करती हैं और अपनी इज्जत को लेकर के काफी चिंतित होती हैं और खुले विचारों वाली होती हैं। अब आते हैं इसी कैटेगरी में उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों पर। जब इसी कैटेगरी के उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों पे आ रहे हैं, मध्यम श्रेणी के ही, तो इसमें आ जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, संबित पात्रा जैसे लोग, या फिर अर्णव गोस्वामी जैसे लोग। ये लोग भी इन्हीं अब मध्यम श्रेणी के निम्न कैटेगरी के लैपटॉपिया मजदूरों के थोड़ी उच्च कैटेगरी, उच्च अच्छी क्वालिटी का वेरिएंट है। और ये सभी इस मध्य कैटेगरी के जितने भी हैं, चाहे निम्न श्रेणी वाले हों या उच्च श्रेणी वाले हों, सभी मुचमुंडा टाइप के लोग होते हैं। अब देखें जरा सा इन लोगों की स्थिति। तो ये जो उच्च वर्गीय है मध्यम श्रेणी का, यह बाकी हिंदुओं को अपने इशारे पर नचाता है। इसका भी कोई नैतिक चरित्र नहीं होता है। ये केवल आध्यात्म के भीतर, अपने धार्मिक एनालिटिकल नॉलेज के भीतर अपने आर्थिक हितों को, अवसरवादी हितों को साधने का पूरा प्रयास करता है और यह हिंदुओं को नचाने का प्रयास करता है। इसका भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। केवल धर्म इनके लिए एक मार्केटिंग का साधन है अपने आर्थिक हितों की पूर्ति का। जैसे कि अर्णव गोस्वामी को ले लें, आजकल वह कट्टर हिंदू बना हुआ घूम रहा है और हिंदुओं को बरगला रहा है। आज से 10 साल पहले वो लिबरलिस्ट हुआ करता था जब वह टाइम्स नाउ पे काम करता था। अभी जैसे ही कांग्रेस आएगी उसके तुरंत बोल बदल जाएंगे। अभी कट्टर हिंदू है, तब कट्टर सेकुलर हो जाएगा।
तो इन श्रेणी के लोगों में जब कोई नैतिक चरित्र होता ही नहीं है सनातन वाला, तो यह मध्यम श्रेणी का वर्ग, जिसमें उच्च कैटेगरी के आईएएस आ रहे हैं या भाजपा के चालाक नेता आ रहे हैं, अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट वर्ग है ये टोटल मिडिल श्रेणी का ब्राह्मण, तो यह तो किसी भी रूप में जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। तो इस जाति व्यवस्था के लिए इन ब्राह्मणों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बातें आप समझ गए होंगे कि पूरा अपॉर्चुनिस्ट क्लास है। और खैर आम सनातनियों से यही निवेदन करूंगा कि इस अपॉर्चुनिस्ट क्लास की भी इज्जत ना करे, क्योंकि हिंदुस्तान के बर्बादी में इस अवसरवादी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ये अपने आप को समझते बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इनके लिए भी केवल इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, ओनली मनी। बाहर अगर सड़क पे कोई मर रहा हो तो उसके प्रति कोई दया धर्म नहीं होगा, उससे ज्यादा दया ये अपने कुत्ते के प्रति दिखाते हैं। यानी मानव के प्रति इनकी कोई दया धर्म नहीं है। सारा जो पेट लवर्स टाइप के ये लोग हैं, इधर बिरयानी खींचते हुए नजर आएंगे बकरे की, और दूसरी तरफ कुत्ते से प्रेम दर्शाते हुए नजर आएंगे, और पार्क वगैरह में चश्मा लगा करके अकेले टहलते हुए वाइफ चाइल्ड और डॉगी के साथ नजर आएंगे। तो यहां से कोई खतरा नहीं हिंदुओं को। तो अब हम आते हैं अगली श्रेणी के, यानी कि उच्च मध्यम श्रेणी के ब्राह्मणों पर। तो जब उच्च मध्यम श्रेणी के ब्राह्मणों की बात करते हैं तो इसमें हाई मोरल्स वाले इंटेलेक्चुअल वामपंथी आते हैं, जैसे कि आपके पत्रकार रवीश कुमार जी या रवीश कुमार पांडे जी हैं, अभिसार शर्मा हैं, फिर उसके अलावा मार्क्सवादी नेताओं में चले आए तो वृंदा करात, प्रकाश करात आदि हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद हैं। तो ये सभी हाई इंटेलेक्चुअल और हाई मोरल्स वाले लोग हैं। बस इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये पूंजीवादी आतंकवाद को ना तब बर्दाश्त कर सकते थे और ना अब बर्दाश्त कर सकते हैं। और भारत में प्रायः क्रांतियों को ये वामपंथी ब्राह्मणों ने ही जन्म दिया है। इनके प्रति दलितों की बड़ी आस्था होती है। ये दलित कल्याण, पिछड़े किसान मजदूरों के कल्याण के लिए सदैव खुद को अग्रसर रखते हैं। इनका मोरालिटी लेवल, इंटीग्रिटी लेवल इतना ऊंचा होता है कि इनको कोई पैसे से खरीद नहीं सकता है, कोई इनको भय से झुका नहीं सकता। हालिया रवीश कुमार का केस आप देख सकते हैं। तो इनकी पत्नी इन पे भरोसा कर सकती है, बच्चे भी इन पर भरोसा कर सकते हैं, ये भरोसे के पूरे काबिल होते हैं। बस इन हाई मोरल्स ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वामपंथ को प्रमाणित करने के लिए इनको सबसे ज्यादा दोष हिंदुत्व और सनातन धर्म में ही दिखाई देता है। ये कभी जाहिल जिहादी आतंकवादियों के दोष को नहीं देखते हैं। ये कभी कोई अगर दलित संगठन समाज में अनैतिकता का प्रचार कर रहा है तो ये उसकी कमियों को नहीं देखते हैं। इनकी यही वीकनेस है। तो सनातनी हिंदुओं से भी कहेंगे कि इन हाई मोरल्स वाले लोगों पे अच्छी तरह से भरोसा करें, बस धर्म पे ये जो बोलते हैं उन पे भरोसा ना करें। खैर, जब फिर वही मुद्दा उभर करके आता है कि जैसा कि मोहन भागवत ने भी कहा है कि ये जाति व्यवस्था को जो है ये ब्राह्मणों की देन है या फिर ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है, तो यह लॉजिक भी इस प्रकृति के ब्राह्मणों पर लागू नहीं होती है। और सदियों में हर युग में इस कैटेगरी के ब्राह्मण मौजूद रहे हैं, नास्तिक टाइप के। महर्षि चाणवाक भी इसी कैटेगरी के थे। तो अब ये बताइए, ये ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में बांटे नहीं है, तो इन ब्राह्मणों का भी कोई दोष नहीं हुआ। और जाकि मैंने आम आदमी से बताया ही कि बहुत नैतिक चरित्र के लोग हैं, इन पर कोई भी भरोसा कर सकता है। ये डेड ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। बस इनसे खतरा यही है कि इनको सारी कमियां हिंदू और सनातन धर्म में ही नजर आती है, और ये नास्तिक टाइप के ब्राह्मण लोग हैं। तो खैर, इस कैटेगरी के ब्राह्मणों को आपने जाना। तो मोहन भागवत जी, आपके बोल और इनके बोल में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो अब आते हैं उच्च कैटेगरी के ब्राह्मणों की बात करते हैं। क्या इन्होंने जाति में बांटा? तो जब हम उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों की बात करते हैं तो इसमें भी दो उप श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी है आध्यात्मिक गुरुओं की। ये आध्यात्मिक गुरु कौन है? जैसे कि रामभद्राचार्य जी हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं श्री श्री रविशंकर जी हैं, जैसे कि आपके कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। तो ये आध्यात्मिक सनातन साधु ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन भले ही करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति की रक्षा और सभी वर्णों के कल्याण की बात करते हैं। ये राष्ट्रहित और राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। यह हिंदुत्व के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। ये हमारे भोले भाले साधु किसी राजनीतिक प्रपंच या किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अधीन खुद को नहीं रखते हैं।
तो क्या इन्होंने हिंदुत्व को जातियों में बांटने का समर्थन किया है? अगर ये बांटे भी हैं तो ये केवल फंक्शनल परफेक्शनिज्म का समर्थन करते हैं, और ऐसे महात्मा ही हिंदू धर्म का आधार हैं। ये बात अलग है कि आजकल इनमें से कुछ महात्मा मीडिया मार्केटिंग के चंगुल में फंस करके आरएसएस और बीजेपी की बोलने लगे हैं। तो इसमें भी इन महात्माओं का कोई दोष नहीं है, इनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का दोष है, क्योंकि ये इतने नैतिक हैं कि बीजेपी और आरएसएस के इस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पूंजीवादी आतंकवाद को हिंदुत्व के खोल में बेचने का प्रयास कर रही है, और हमारे ये भोले भाले साधु फंस जा रहे हैं राजनीतिक विवादों में। और आम आदमी इनका सम्मान करती है तो इन्हीं की बातों में आकर के बीजेपी और संघ का समर्थन कर देती है। तो इन महात्माओं का आम आदमी सम्मान करे और धर्म के मामले में सम्मान करे, क्योंकि यही हिंदू धर्म के आधार हैं और ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो खैर, ये तो निम्न उच्च श्रेणी की निम्न कैटेगरी हो गई। अब उच्च श्रेणी के उच्च ब्राह्मणों की बात करें तो इसमें कौन है? इससे आम आदमी प्रायः उस रूप में घुला मिला नहीं होता है या उस रूप में सम्मान नहीं करता है जैसा कि हमारे ये इन महात्माओं का करता है। इस श्रेणी के ब्राह्मण प्रायः उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हो सकते हैं, प्रायः हायर जुडिशरी से जुड़े हो सकते हैं, या फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन वे उतने मिलनसार नहीं होते हैं, ये डेड ऑनेस्ट होते हैं। इनको एक तरफ जहां साधु महात्माओं की तरह धर्म और आध्यात्म की समझ होती है, वेदों की भी अच्छी समझ होती है, और वेदों को प्रमाणित करने वाले दार्शनिक पक्ष के षड दर्शनों की भी समझ होती है, तो वही दूसरी ओर ये वैश्विक राजनीति को भी बारीकी से जानते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को भी जानते हैं, और इनको यह भी पता होता है कि बीजेपी और आरएसएस लंदन से डील होने वाली पूंजीवादी आतंकवाद का एक गिरोह है। इन्हें यह भी पता होता है कि वामपंथियों की डीलिंग बीजिंग से होती है। तो ये बहुत बारीकी से अपने धर्म को बचाते हुए किसी भी पार्टी का ये समर्थक नहीं होते हैं, ये क्रिटिसाइजर अधिक होते हैं अपने स्वभाव में। अगर इस कैटेगरी के लोगों में अगर आपको देखना हो तो किसको मान लें, तो प्रायः बड़े विश्वविद्यालयों में मिल जाएंगे, हायर एजुकेशन से जुड़े लोग मिल जाएंगे। आप उन लोगों को नहीं जान सकते हैं कि कौन हो सकते हैं। इसमें जो चर्चित हैं जरा सा उनके बारे में मैं जरा सा इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसमें आपके एक हैं, उदाहरण के तौर पे के पराशरण, जिन्होंने राम मंदिर का मुकदमा लड़ा। दूसरे में है बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, जो आए दिन मोदी और अमित शाह की खिंचाई करते हुए नजर आते हैं कि तुम हिंदुत्व के खोल में पूंजीवाद को क्यों बेच रहे हो। तो बीजेपी वालों ने इन महानुभावों को किनारे कर दिया। परम कोटि के ये विद्वान ब्राह्मण हैं। फिर उस प्रकार से प्रशासकों में आ जाते हैं टीएन शेषन, जिन्होंने भारत में सबको ईमानदारी से और नैतिकता से निर्वाचन पद्धति को फॉलो करवाने पर विवश किया। तो ऐसे ब्राह्मण ही इस देश का आधार हैं। ये ब्राह्मण प्रायः अंदर से बहुत कट्टर ब्राह्मणवादी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से ये सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा लगाए होते हैं, और वामपंथी ब्राह्मणों को काउंटर करने का काम यही करते हैं। तो क्या इन ब्राह्मणों ने बांटा है? मानता हूं बिल्कुल कि ये ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, या नवनाथ मिश्रा इन ब्राह्मणों की तरह वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करता है, तो भी हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि वर्ण व्यवस्था के भीतर ही हमारी संस्कृति बची रहे, और साथ ही साथ हिंदू और सत्य सनातन धर्म का प्रसार होता रहे, और भारत विश्व गुरु के रूप में बना रहे। तो अगर इससे खतरा है मोहन भागवत को, इससे खतरा है वामपंथी ब्राह्मणों को, तो ऐसे ब्राह्मणों का सनातनियों को बहिष्कार करना चाहिए और इन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये बीजेपी का विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि ये वामपंथी होते हैं। बीजेपी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि बीजेपी हिंदुत्व के खोल में पूंजीवाद को बेच रही है और हिंदुओं का अहित कर रही है। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।